जब भी किसी बहुत ही विशाल और भव्य इमारत का निर्माण होता है तो उसकी मजबूती इस बात पे निर्भर करती है कि उसकी नींव में इस्तेमाल की गई ईंटें और सीमेंट कहाँ से आया है। बिल्कुल सही। और अगर वो इमारत कोई मामूली इमारत ना होकर एक पूरा का पूरा देश हो तो बात और भी गंभीर हो जाती है। हाँ, मतलब एक राष्ट्र की नींव। हाँ, तो आज की इस गहरी चर्चा का विषय यही है, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, यानी वो आर्किटेक्चरल फाउंडेशन जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र खड़ा है। ये बहुत ही अहम विषय है। आज का हमारा लक्ष्य ये समझना है कि कैसे भारत का संविधान दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ विचारों और खुद के ऐतिहासिक प्रशासनिक अनुभवों का एक बेहतरीन संगम है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये कोई इतिहास की बोरिंग क्लास या सिर्फ देशों के नामों की लिस्ट नहीं है। ये समझना है कि आज जो भी अधिकार मिलते हैं या पुलिस जिस तरह से काम करती है वो असल में किन वैचारिक बहसों से छनकर आई है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये एक राष्ट्र के निर्माण की बहुत ही सूझबूझ भरी कहानी है। अक्सर एक गलतफहमी होती है लोगों को कि ये बस एक कॉपी पेस्ट है। हाँ बिल्कुल, कि भारतीय संविधान सिर्फ अलग अलग देशों के कानूनों का एक कॉपी पेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहूंगी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब दुनिया भर के संविधानों का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया। मकसद किसी की नकल करना नहीं था। एकदम सही। मकसद ये देखना था कि दुनिया में क्या काम कर रहा है और क्या फेल हो रहा है। उन सफल सिद्धांतों को लिया गया और उन्हें भारत की अपनी विशेष आवश्यकता और विशाल विविधता की भट्टी में तपाया गया। मतलब अपने सांचे में ढाला गया। हाँ, इसे दुनिया के कानूनी ज्ञान का एक शानदार और व्यवहारिक कस्टमाइजेशन कहना ज्यादा सही होगा। कस्टमाइजेशन, ये बहुत ही सटीक शब्द है। सोचकर देखिए, मसाले हमारे अपने थे लेकिन रेसिपी शायद दुनिया भर के मास्टर शेफ से प्रेरित थी। बहुत खूब कहा। तो चलिए इस ढांचे की सबसे मजबूत प्रशासनिक नींव से शुरुआत करते हैं। जब ऐतिहासिक ढांचे की बात होती है तो सबसे बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का नजर आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ वही। कहा जाता है कि संविधान का लगभग 70% हिस्सा या तो सीधे तौर पर या थोड़ा बहुत बदलकर इसी अधिनियम से लिया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक आयरनी नजर आती है। विरोधाभास कैसा? मैं सोच रहा था कि जिस ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, आज़ाद होने के बाद उसी के बनाए हुए 1935 के कानून को नए भारत की नींव क्यों बना दिया गया? ये विरोधाभास सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही व्यावहारिक सोच थी। मैं समझाती हूँ। 1935 का अधिनियम एक तरह से उस समय का ब्लूप्रिंट था। मतलब एक रेडीमेड ढांचा। हाँ, इसने वो प्रशासनिक मशीनरी दी जिसकी जरूरत एक इतने बड़े भूभाग को चलाने के लिए थी। आज़ादी के समय देश पहले ही विभाजन और दंगों के बहुत बड़े आघात से गुजर रहा था। माहौल बहुत नाजुक था उस वक्त। बिल्कुल। ऐसे में प्रशासन के लिए रातों रात कोई बिल्कुल ही नई या अनजानी प्रणाली लागू कर देना एक बहुत बड़ा जोखिम होता। 1935 के कानून के तहत जो संघीय तंत्र था या राज्यपाल का कार्यालय था और लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं, हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशंस, इन सब से भारत के लोग और प्रशासन तंत्र काफी हद तक वाकिफ हो चुके थे। इसलिए एक निरंतरता बनाए रखने के लिए इस जाने पहचाने ढांचे को अपनाना सबसे सुरक्षित कदम था। मतलब गाड़ी का जो पुराना और परखा हुआ इंजन था उसे ही नई गाड़ी में लगा लिया गया, क्योंकि मैकेनिक उसे समझना सीख गए थे। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इसी अधिनियम से आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिए गए। खैर, अब इंजन की बात निकली है तो उन प्रणालियों पर आते हैं जिनसे उस वक्त का समाज सबसे ज्यादा परिचित था। ब्रिटेन का मॉडल। ब्रिटेन का प्रभाव तो बहुत गहरा होना ही था। ब्रिटेन से कई बेहद अहम चीजें ली गईं, जैसे कि संसदीय शासन। लेकिन यहाँ एक सवाल जहन में आता है, जब दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम मौजूद था जहां राष्ट्रपति के पास असली ताकत होती है, तो भारत ने ब्रिटेन की तरह प्रधानमंत्री वाली प्रणाली को ही क्यों चुना? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि भारत ने ब्रिटिश मॉडल को चुना क्योंकि इसमें स्थायित्व से ज्यादा जवाबदेही पर जोर दिया जाता है। स्टेबिलिटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी। जी, एक संसदीय प्रणाली में सरकार हर दिन संसद के प्रति जवाबदेह होती है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में जहां हर धर्म और भाषा के लोग हैं, ये बहुत जरूरी था कि फैसले किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों के समूह के हाथ में हो। एकदम सही। इसके अलावा ब्रिटेन से विधि का शासन लिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून सर्वोपरि है। रूल ऑफ लॉ। हाँ, चाहे कोई आम इंसान हो या देश का प्रधानमंत्री,
कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये राजशाही या तानाशाही के बिल्कुल उलट विचार है। और शायद एक नागरिकता का विचार भी इसी एकता को बांधने के लिए ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप। हाँ, अमेरिका में तो ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है और जिस राज्य में रहता है, जैसे टेक्सास या कैलिफोर्निया, वहां का भी नागरिक होता है। दोहरी नागरिकता होती है वहां। लेकिन भारत में एक नागरिकता रखी गई। कोई पंजाबी, बंगाली या गुजराती नागरिक नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक होता है। ये विभाजन के बाद देश को एक धागे में पिरोने का बहुत मजबूत कदम था। और कानून बनाने का तरीका भी तो वहीं से आया। जी, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ही ली गई। मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, जहां कुछ खास मंत्रियों का समूह अहम फैसले लेता है। और एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट लिया गया, परमाधिकार लेख। हाँ, ये रिट्स क्या होती हैं? ये शब्द अक्सर कोर्ट कचहरी की खबरों में सुनने को मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये न्यायपालिका का एक ब्रह्मास्त्र है। जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। कोई उदाहरण? जैसे अगर पुलिस किसी को बिना कारण हिरासत में ले तो कोर्ट हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करके पूछ सकता है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है। इसे तुरंत हमारे सामने पेश करो। ये तो सीधे तौर पर आम इंसान की आजादी का रक्षक है। बिल्कुल। इसके साथ ही द्विसदनावाद यानी संसद में 2 सदनों का होना भी ब्रिटेन से ही प्रेरित है। लोकसभा और राज्यसभा एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, ताकि कोई भी कानून जल्दबाजी में ना बन जाए। हाँ, भावनाओं में बहकर गलत फैसले ना हो जाएं। ब्रिटेन ने हमें प्रशासन का इंजन और संसद की स्टीयरिंग तो दे दी, लेकिन अगर ये सरकार बेकाबू हो जाए तो आम इंसान को कौन बचाएगा? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिका का संविधान। बिल्कुल, यहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका से जो चीजें ली गईं, वो इंसान के वजूद और उसकी आजादी से जुड़ी हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है मूल अधिकार। अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत ने भी वहीं से प्रेरणा लेकर अपने नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी, समानता का अधिकार, ये सब वही ब्रेक हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं। और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को ताकत दी गई। अमेरिका से ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया। कोर्ट को सरकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त रखा गया। मैं पढ़ रहा था कि न्यायिक पुनरावलोकन भी उसी स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा हथियार है। जुडिशियल रिव्यू ये न्यायपालिका को ये ताकत देता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो संविधान के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। यह एक रेफरी की तरह है जो देखता है कि सरकार खेल के नियमों का पालन कर रही है या नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। इसके अलावा अमेरिका से ही राज्य व्यवस्था के उच्च पदों के नियम लिए गए हैं, जैसे उपराष्ट्रपति का पद। हाँ, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और खुद देश के मुखिया यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट मतलब कोई भी पद इतना बड़ा नहीं है कि उसे हटाया ना जा सके। एकदम सही। अधिकारों की बात तो बहुत हो गई, लेकिन एक सवाल उठता है, अगर एक समाज में हर कोई सिर्फ अपने अधिकारों की ही मांग करता रहे, तो क्या वो समाज सही दिशा में जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अधिकार और जिम्मेदारी साथ चलते हैं। यही संतुलन बनाने के लिए भारत ने पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का रुख किया। ये एक बहुत ही सुंदर और विचारणीय संतुलन है। अमेरिका के संविधान में व्यक्तिवाद पर बहुत जोर है, जबकि सोवियत संघ के मॉडल में सामूहिकता पर जोर दिया गया है, कलेक्टिविज्म। हाँ, भारत ने बीच का रास्ता चुना। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य की प्रेरणा ली गई, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये याद दिलाने के लिए कि अगर देश अधिकार दे रहा है तो जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और भाईचारा बनाए रखना। इसके साथ ही प्रस्तावना में जो न्याय का जिक्र है वो भी सोवियत संघ से प्रेरित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। मतलब सिर्फ वोट देने का राजनीतिक न्याय काफी नहीं है। राइट। समाज में ऊंच नीच ना हो और अमीरी गरीबी की खाई कम हो, इस पर भी जोर दिया गया। एकदम सटीक। और जब बात प्रस्तावना की हो रही है तो फ्रांस के ऐतिहासिक प्रभाव को कैसे भूल सकते हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया, रिपब्लिक। जी, गणतंत्र का मतलब है कि देश का जो सर्वोच्च मुखिया होगा वो हमेशा एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। वो पद किसी राजा की तरह वंशानुगत नहीं होगा। हाँ,
हेरिडिटरी नहीं होगा। ब्रिटेन में आज भी राजा या रानी होते हैं, लेकिन भारत में फ्रांस का मॉडल अपनाया, जहां आम से आम इंसान भी देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। और फ्रांसीसी क्रांति का वो मशहूर नारा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक आदर्श के रूप में शामिल हो गया। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब नागरिक स्वतंत्रताओं को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया, तो उस वक्त क्या होगा जब देश पर कोई युद्ध थोप दे या कोई बड़ा आंतरिक संकट आ जाए? आपातकाल की स्थिति? हाँ, क्या उस वक्त भी हर इंसान अपनी व्यक्तिगत आजादी की जिद कर सकता है? यहीं पर जर्मनी का वाइमार संविधान काम आता है। वहां से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया है। मैं इसे एक सेफ्टी वाल्व की तरह देखती हूँ। ये एक कड़वे सच्चाई को स्वीकारने जैसा है कि सामान्य परिस्थितियों में नागरिकों के अधिकार सर्वोपरि हैं। लेकिन संकट के समय राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। जब देश की संप्रभुता या अस्तित्व पर ही गंभीर संकट आ जाए, तो व्यक्तिगत अधिकारों से ऊपर राष्ट्र को रखा जाना चाहिए। अगर देश ही नहीं बचेगा तो अधिकार कहाँ बचेंगे? इसलिए आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति सरकार को दी गई, ताकि वो पूरे फोकस के साथ संकट से निपट सके। हालांकि बाद में संशोधनों के जरिए ये भी सुनिश्चित किया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तरफ स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई और दूसरी तरफ देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए कड़े नियम भी बनाए गए। बहुत ही संतुलित व्यवस्था है। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो आज भी अक्सर खबरों में छाया रहता है, केंद्र बनाम राज्य। भारत इतना विशाल है कि इसे सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं चलाया जा सकता। राज्यों को शक्तियां देना जरूरी था। इसके लिए कनाडा के संविधान का रुख किया गया। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना लिया गया, और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी। लेकिन यहाँ एक शंका होती है, अगर हमने संघीय व्यवस्था ली ही थी तो राज्यों को अमेरिका की तरह पूरी आजादी क्यों नहीं दी? ये मजबूत केंद्र वाला क्लॉज लगाकर क्या राज्यों के पंख नहीं काट दिए गए? ये बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसका जवाब 1947 के उस दौर के दर्द में छिपा है। विभाजन का दर्द? हाँ, भारत का जब जन्म हुआ तो धर्म के नाम पर विभाजन का भारी आघात सहना पड़ा। इसके अलावा उस वक्त 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें एक साथ जोड़ना था। प्रिंसली स्टेट्स। जी, संविधान निर्माताओं के मन में ये डर बहुत गहरा था कि अगर राज्यों को बहुत ज्यादा आजादी दे दी गई तो भविष्य में कोई भी राज्य खुद को अलग देश घोषित कर सकता है और भारत के कई टुकड़े हो सकते हैं। इसीलिए कनाडा का मॉडल सबसे सटीक बैठा। इसमें राज्य अपने मामलों में स्वायत्त तो हैं, लेकिन जब बात देश की एकता की हो तो केंद्र हमेशा मजबूत रहेगा। और अवशिष्ट शक्तियां भी इसी का हिस्सा हैं। रेसिड्यूअरी पावर्स, मतलब वो विषय जिनके बारे में 1950 में किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे आज के समय में साइबर क्राइम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। जो विषय केंद्र, राज्य या समवर्ती सूची में नहीं आते, उन पर कानून बनाने का अधिकार सीधे सीधे सशक्त केंद्र के पास सुरक्षित रखा गया। और राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति भी इसी बात को पुख्ता करती है कि केंद्र और राज्यों के बीच एक मजबूत प्रशासनिक कली बनी रहे, जो ये देखे कि राज्य संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच सिर्फ सख्ती नहीं बल्कि तालमेल की भी जरूरत होती है। इस रिश्ते को लचीला बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई, कंकरेंट लिस्ट। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से आया। ये समवर्ती सूची रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालती है? ये विचार बहुत ही नवोन्मेषी है। जरा सोचिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए भी जरूरी हैं और स्थानीय स्तर पर भी, जैसे शिक्षा या जंगल, फॉरेस्ट्स। हाँ, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को एक ही विषय पर कानून बनाने की अनुमति देती है। एक राज्य अपने यहाँ के स्कूलों के लिए नियम बना सकता है और केंद्र पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी ला सकता है। ये तो सहयोगात्मक संघवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बिल्कुल। और जहाँ तक संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सवाल है, ये तब काम आता है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी बिल को लेकर टकराव हो जाए, डेडलॉक बन जाए। जी, तब दोनों सदनों को एक साथ बिठाकर वोटिंग कराई जाती है ताकि विधायी प्रक्रिया रुकी न रहे। ये सब तो सिस्टम चलाने की बातें हो गई, लेकिन एक देश सिर्फ कानूनों की सूखी किताबों से नहीं चलता, उसे एक नैतिक दिशा की भी जरूरत होती है, मॉरल कंपस। और ये दिशा मिली आयरलैंड के संविधान से
वहां से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए गए। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अक्सर इन नीति निदेशक सिद्धांतों को लेकर एक बहस होती है कि जब इन्हें अदालत के जरिए जबरदस्ती लागू नहीं करवाया जा सकता तो फिर इन्हें संविधान में रखने का क्या फायदा। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो चीज़ अदालत में लागू नहीं हो सकती उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। नीति निदेशक सिद्धांत दरअसल आने वाली हर सरकार के लिए एक मैनिफेस्टो की तरह है। एक घोषणा पत्र। हाँ, जब संविधान बना तब देश के पास इतने पैसे और संसाधन नहीं थे कि हर किसी को रोजगार या मुफ्त शिक्षा तुरंत दी जा सके। तो उन सपनों को सिद्धांतों के रूप में लिख दिया गया। बिल्कुल, ये राज्य के लिए एक नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शक का काम करते हैं। चुनाव के वक्त जनता इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर सरकार के काम को आंक सकती है। और राज्यसभा में नामांकन वाली बात? आयरलैंड से प्रेरित होकर ये व्यवस्था की गई कि कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों के दिग्गज लोग जो शायद कभी चुनाव लड़कर नहीं आ पाएंगे, उन्हें सीधा राज्यसभा में लाया जाए ताकि उनके ज्ञान का फायदा देश को मिल सके। बिल्कुल। अब इस पूरे ढांचे को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया और समय के साथ खुद को बदलने की क्षमता का होना बहुत जरूरी है। यहाँ जापान और दक्षिण अफ्रीका के संविधान सामने आते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये थोड़ा भारी कानूनी शब्द लगता है, इसे कैसे समझें? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार को किसी इलाके में सड़क बनाने के लिए लोगों की जमीन लेनी है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कि सरकार मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कर सकती। उसे एक पारदर्शी कानूनी रास्ते से गुजारना होगा। हाँ, नोटिस देना होगा, मुआवजा तय करना होगा। अगर प्रक्रिया में कोई भी चूक हुई तो कोर्ट उस एक्शन को अवैध मान लेगा। ये आम आदमी को राज्य की मनमानी से बचाता है। और जहां तक खुद को समय के साथ बदलने की बात है तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी। यह संशोधन की प्रक्रिया किसी भी संविधान के लिए जीवन रेखा कैसे बन जाती है? मेरा मानना है कि इतिहास गवाह है, जो चीज समय के साथ नहीं मुड़ती वो टूट जाती है। सही बात है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई ये प्रक्रिया ही भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाती है, लिविंग डॉक्यूमेंट। 1950 और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। तकनीकी और आर्थिक वास्तविकताएं बदल गई हैं। अगर संशोधन की गुंजाइश नहीं होती तो संविधान आज अप्रासंगिक हो जाता। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संविधान नई चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढाल सके, लेकिन उसका मूल स्वरूप नष्ट ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर बचा रहे। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा और वैश्विक यात्रा को समेटते हुए ये साफ दिखा जा सकता है कि भारत का संविधान किसी एक देश या विचारधारा का मोहताज नहीं है। ये दुनिया भर के बेहतरीन विचारों का एक संतुलित मिश्रण है। जहां अमेरिका से व्यक्ति के अधिकार लिए गए, वहीं सोवियत संघ से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, कनाडा से मजबूत केंद्र लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया से मिलजुल कर काम करने के लिए समवर्ती सूची, जर्मनी से आपातकालीन कठोरता तो फ्रांस से स्वतंत्रता और समता के आदर्श। ये सचमुच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग के लिए एक बहुत ही व्यापक और सोच समझकर तैयार किया गया मास्टरपीस है। एक ऐसा ढांचा जिसने इतनी विविधताओं के बावजूद 1 अरब से ज्यादा लोगों को एक सूत्र में बांध कर रखा है। इस पूरे विश्व भ्रमण और वैचारिक विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब किसी देश का आधारभूत ढांचा दुनिया के इतने अलग अलग कोनों और विविध संस्कृतियों के कानूनी विचारों से मिलकर बना हो, तो क्या वो उस देश को जन्म से ही एक वैश्विक राष्ट्र बना देता है, या फिर इन सभी विदेशी तत्वों को एक साथ पिरोकर एक बिल्कुल नई और अनोखी पहचान गढ़ने की कला ही इसे पूरी तरह से स्वदेशी और अद्वितीय बनाती है?